वेलकम वेलकम टू लेजेंडरी लर्नर्स। आज तक हमने फिज़िक्स पर काइनेमेटिक्स पे काफ़ी डिस्कशन किया है। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो वेक्टर पे बेस है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर वेक्टर एनालिसिस। इस चैप्टर में हम ये पहला लेक्चर है तो इसमें केवल हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि वेक्टर क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्या होती है और ये कितने टाइप के होते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी प्रेस करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों को भी मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट। वेक्टर वेक्टर एनालिसिस फिर डिस्कशन करते समय हम पहले जानते हैं वेक्टर की ज़रूरत कहते हैं, नीड ऑफ वेक्टर। वन डायमेंशन मोशन में तो केवल एक ही डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शन मिलती है हमें, चाहे आगे चाहे पीछे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इन वन डायमेंशन मोशन ओनली टू डायरेक्शन इज़ पॉसिबल। दो डायरेक्शन पॉसिबल होगी, या तो बॉडी आगे मूव करेगी या पीछे या लेफ़्ट और राइट। वो अप और डाउन उसके साथ नहीं कर सकती है। लेकिन इन केस ऑफ 2D और 3D मोशन देयर आर मोर देन टू डायरेक्शन इज पॉसिबल। दो से ज़्यादा डायरेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं और वो किसी एंगल पे भी मूव कर सकती है। वो पैराबोलिक पाथ भी उसको कवर अप कर सकती है, सर्कुलर मोशन भी हो सकता है उसमें। अब सो there is need to introduce a new concept of vector। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक नए कंसेप्ट की हमें ज़रूरत पड़ी थी जो थी वेक्टर। ये तो था वेक्टर। वेक्टर की ज़रूरत क्यों थी कि 2D और 3D मोशन में दो से ज़्यादा डायरेक्शन पॉसिबल है, वो पैराबोलिक पाथ, सर्कुलर मोशन, इन सब में भी मूव अप कर सकती है। तो उस सिचुएशन को हैंडल अप करने के लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट क्लियर किया, एक बनाया जो है वेक्टर। तो वेक्टर तो समझ आया कि एक नया कंसेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। अब वेक्टर होता क्या है ये बात भी हमें क्लियर कर लेनी चाहिए। वैसे तो वेक्टर आपने अपने पहले क्लासेस में पढ़े भी हैं, लेकिन इसको फिर से एक बार आप समझ लें और इसको देख लिया जाए। तो वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जिन क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी होती है और उनका मैग्नीट्यूड या उनकी वैल्यू भी कह लें होती है, उन क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये कई तरह के हो सकते हैं, वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, ये सब, टॉर्क, ये सब होते हैं हमारे वेक्टर क्वांटिटीज़। तो ये थे वेक्टर। अब वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, जिनका स्केलर क्वांटिटी जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, वो वेक्टर से डिफर क्यों है, इस पर भी बात किया जाए। तो डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, इस पर देखें तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच का यहाँ डिफरेंस है, तो इसे भी हम एक बार देख लिया जाए। तो स्केलर क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी चेंज होगी जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। इट कैन चेंज ओनली व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस, बट इन केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इट कैन चेंज व्हेन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज। और वही स्केलर क्वांटिटी आराम से हम एल्जेब्रिक लॉ से उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
लेकिन वेक्टर को हम एल्जेब्रिक लॉ से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए अलग से लॉ बनता है। ये तो है इनके बीच के डिफरेंस। अब इनके बीच के डिफरेंस तो हो गए, लेकिन अब चलिए आगे देखा जाए। द डिफरेंट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, डिफरेंट टाइप्स वेक्टर के और उनका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वेक्टर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग a straight line and a arrow head over it। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए एक स्ट्रेट लाइन और उसके एंड में एरो। जिस साइड एरो लगा होता है उसको हम लोग हेड कहते हैं, और उसका टर्मिनल पॉइंट उसे कहते हैं हम लोग टेल। उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ बताती है कि वैल्यू क्या है वेक्टर की, या मैग्नीट्यूड क्या है उसका, और उसका एरो देता है हमें डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में वो वेक्टर है। और वेक्टर का सिंपल नोटिफिकेशन करें तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट से, एक सिंगल अल्फ़ाबेट जो चाहे बोल्ड में लिखा हो चाहे उस पर हम लोग एरो लगा दें। जैसे कि वेलोसिटी के लिए हम लोग यहाँ पे बोल्ड में V से डिनोट किया गया है और सिंपली यहाँ पे V पर एरो लगा दिया गया है जो डिनोट कर रहा है वेलोसिटी वेक्टर को। ये था इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन और नोटिफिकेशन। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो हमने यहाँ पे सिंपल नोटेशन देखा कि कैसे हम लोग किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे और किसी स्ट्रेट लाइन से हम लोग कैसे उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर पे देखें तो पहला है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसी भी वेक्टर का पोजीशन बताता है उसके ओरिजिन के रेफरेंस अलोंग। इसका डेफिनेशन अगर देखें, अ वेक्टर विच गिव द डायरेक्शन और पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर कोई वेक्टर का डायरेक्शन या पोजीशन सेटिस्फाई करता है तो इस तरीके के वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जैसे इस ग्राफ में भी क्लियर किया गया है कि ओरिजिन से ये स्ट्रेट लाइन गई है पॉइंट एन तक। यहाँ एन कोई एक बॉडी है तो ये स्ट्रेट लाइन डिनोट करता है पोजीशन वेक्टर को। और यहाँ पे हम लोग और भी देखें तो in the given figure a body is at point n with reference to the origin, so it tells about the direction and the distance of the object, direction or distance of the object with reference to the origin। डायरेक्शन भी बताता है और डिस्टेंस भी बताता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बॉडी का। तो ये पोजीशन वेक्टर के बारे में था कि पोजीशन वेक्टर
क्या होता है। अब आगे आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताता है कि बॉडी कितना अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुई है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो कितना अपना डिस्टेंस या चेंज की है। जैसे कि इट टेल्स अस हाउ मच and in which direction an object displays in a given time interval। अपना डायरेक्शन या अपना डिस्टेंस किस दिशा में या किस डायरेक्शन में वो चेंज की है एक टाइम इंटरवल में। जैसे कि अभी पॉइंट ए पर कोई ऑब्जेक्ट है, वो t1 टाइम इंटरवल पे है और वो डिस्प्लेस होके पॉइंट बी पे गया है जो t2 टाइम इंटरवल पे है। तो ए टू बी जो लाइन जाएगी वो कहलाती है इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आता है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर होते हैं वो वेक्टर जिनका कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। जैसे कि हम फोर्स लगाते हैं तो किसी एक पॉइंट से लगाते हैं, एक उनका पॉइंट होता है जहाँ से हम फोर्स लगाते हैं, उनका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। या फिर प्रेशर भी हम लगाते हैं तो एक पॉइंट पे लगाते हैं प्रेशर। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कहते हैं पोलर वेक्टर जिनका कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। इसका डेफिनेशन हो सकता है अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैविंग अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। जैसे कि फोर्स लगाते हैं तो किसी बॉडी पे तो एक पॉइंट पे लगाते हैं हम लोग ताकि वो डिस्प्लेस हो सके, चाहे उसका जो उसकी लेंथ है उसको इंक्रीज कर सकें या शेप चेंज कर सके, ऐसे चीज़ों के लिए। अब एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट करें, रोटेशनल इफेक्ट दिखाएं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है अ वेक्टर क्वांटिटी विच शो रोटेशनल इफेक्ट एंड मूव अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो किसी एक्सिस के अलोंग अपना रोटेशनल इफेक्ट दिखाएं, रोटेट करें, ऐसे वेक्टर को हम लोग एक्सियल वेक्टर कहते हैं। जैसे टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम या फिर एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे वेक्टर हमारा एक्सियल वेक्टर कहलाता है। ये तो थे सिंपल। अब आगे आता है हमारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे इफ टू वेक्टर हैविंग सेम और इक्वल डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी। दो फोर्स हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो उन फोर्स को कहेंगे हम लोग, या फिर उस तरीके के वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे। अब नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। जैसे यहाँ बताया गया है if the magnitude of two vectors is same but the direction is different then they are called negative vector। तो नेगेटिव वेक्टर हो गए जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है
जैसे दो फोर्स है कि एक फोर्स लग रहा है एक्स प्लस की तरफ और एक लग रहा है एक्स टू की तरफ। F1 लग रहा है एक्स प्लस की तरफ और एक है एक्स माइनस एक्सिस अलोंग। तो उनका मैग्नीट्यूड तो अभी सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। तो इन तरह के वेक्टर्स को हम कहेंगे नेगेटिव वेक्टर। अब यहाँ पे आपको इक्वल और नेगेटिव वेक्टर का एक छोटा सा फिगर बताया है। जैसे कि बताया गया था कि हम लोग वेक्टर को स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर सकते हैं और उनका लेंथ बताता है उनका मैग्नीट्यूड और एरो बताता है कि किस डायरेक्शन में है। तो इक्वल वेक्टर के लिए यहाँ पे ए और बी दो वेक्टर हैं जो लग रहे हैं सेम डायरेक्शन में और दोनों की लेंथ सेम है। तो सेम मैग्नीट्यूड भी है इनका, सेम डायरेक्शन भी है। तो इस तरह के वेक्टर हमारे इक्वल वेक्टर हो गए, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी। लेकिन वही दूसरी तरफ हमारे पास है कि ए और बी दोनों का लेंथ सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं। तो इस तरह के वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। अब हमारे पास आता है मॉड्यूल ऑफ अ वेक्टर। मॉड्यूल ऑफ अ वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को हम कहते हैं उसका मॉड्यूल। ये एक स्केलर क्वांटिटी कहलाती है, यानी कि इसके डेफिनेशन में हम क्या कह सकते हैं, इट कैन बी डिफाइन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये लेंथ होती है वेक्टर की या फिर उसका मैग्नीट्यूड कह लें। मॉड्यूल को हम लोग डिनोट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अब यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 है और ये देते हैं हमें डायरेक्शन। तो इसका डेफिनेशन में हम बता सकते हैं अ वेक्टर विच हैविंग अ यूनिट मैग्नीट्यूड इज टर्म एज अ यूनिट वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड 1 है या यूनिट है उसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जैसा बताया था कि यूनिट वेक्टर देता है डायरेक्शन किसी भी वेक्टर का। और इसका मॉड्यूल फाउंड करना हो या किसी भी वेक्टर का मॉड्यूल फाउंड करना हो तो उस वेक्टर को हम लोग उसके मॉड्यूल से डिवाइड कर देंगे। और इसको फाउंड करने का तरीका यहाँ पे बताया है। किसी भी यूनिट वेक्टर को फाउंड करना हो तो उस वेक्टर को उसके मॉड्यूल से डिवाइड कर देंगे। तो इसका तो अब यूनिट रहेगा नहीं। अब आता है फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स वेक्टर जिनका एक फिक्स इनिशियल पोजीशन हो या फिर कोई एक पॉइंट और फिक्स रहे, सिंपल नहीं कह सकते हैं तो इसका डेफिनेशन अ वेक्टर विच हैविंग अ फिक्स इनिशियल पॉइंट, जिसका एक इनिशियल पॉइंट फिक्स रहे, इस तरह के वेक्टर को हम लोग फिक्स वेक्टर कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है लोकलाइज्ड वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर एक तरीके का
फिक्स वेक्टर है, क्योंकि वो ओरिजिन के अलोंग फिक्स था। जैसे हमने ग्राफ में देखा था कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो किसी भी बॉडी का पोजीशन बताता है, डायरेक्शन बताता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब आता है हमारा आगे फ्री वेक्टर। नाम से ही हम इसे क्लियर कर सकते हैं। जैसे फिक्स वेक्टर था, वैसे फ्री वेक्टर उसका जस्ट अपोजिट है। फ्री वेक्टर में हमारे पास कोई इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं रहती है, और ये जस्ट अपोजिट फ्री फिक्स्ड वेक्टर के होते हैं। जैसे कि अ वेक्टर whose initial point is not fixed, इसका कोई इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं रहता, इस तरह के वेक्टर फिक्स वेक्टर कहलाते हैं, और इसे नॉन लोकलाइज वेक्टर कहते हैं। तो अभी तक हमने फिक्स्ड और फ्री वेक्टर के बारे में पढ़ा कि फ्री वेक्टर वो वेक्टर है जिनका कोई फिक्स इनिशियल पॉइंट नहीं था, जैसे कि यहाँ पे हमने डेफिनेशन में भी देखा, और इन्हें नॉन लोकलाइज वेक्टर कहते हैं। और उसी तरीके से फिक्स वेक्टर को लोकलाइज वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर पे आते हैं। कोलिनियर वेक्टर होते हैं वो वेक्टर जो एक सेम लाइन के अलोंग मूव अप करें। डेफिनेशन देखें तो if two vector act along the same line called collinear vector, ये एक सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में भी। तो सेम डायरेक्शन है तो इनका एंगल 0 ही होगा, और अपोजिट है तो बेशक इनका एंगल 180 डिग्री होगा। जो सेम एंगल के अलोंग मूव अप करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं लाइक वेक्टर, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन के मूव कर रहे हैं तो वो अनलाइक वेक्टर कहलाते हैं। तो यहाँ लाइक और अनलाइक वेक्टर का एक छोटा सा फिगर है जो आपको समझने में मदद करेगा। यहाँ पे लाइक वेक्टर पे पहले देखें तो ये दोनों वेक्टर्स पैरेलली सेम डायरेक्शन में मूव अप कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो ये लाइक वेक्टर हो जाएंगे। और उसी तरीके से यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये अनलाइक वेक्टर कहला जाएंगे। अब को प्लेनर वेक्टर के बारे में बात करें, जो हमारा 12वें नंबर का 12th नंबर का वेक्टर होता है। तो इस वेक्टर के बारे में बात करें तो ये वो वेक्टर होते हैं जो सेम प्लेन के अलोंग मूव करें। तो इसका डेफिनेशन अगर हम लोग समझना चाहें तो द वेक्टर विच एक्ट अलोंग द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। जो सेम प्लेन के अलोंग मूव करें उन तरह के वेक्टर को हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। अब आगे देखें तो हमारा को इनिशियल वेक्टर आता है। अब को इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स रहता है। जैसे कि इस फिगर में हमारे पास है 3 वेक्टर ए, बी और सी। तीनों का इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, एक ही पॉइंट पर है।
तो ये वेक्टर को इनिशियल वेक्टर कहला जाएंगे। अब उसी तरीके से हमारे पास आता है कोटर्मिनस, जो कि कोटर्मिनल भी कह रहे, कोटर्मिनल वेक्टर्स या कोटर्मिनस वेक्टर, ये वो वेक्टर होते हैं जिनका टर्मिनल पॉइंट या फिर हेड एक सेम जगह लाई करता है। जैसे इस फिगर में 3 वेक्टर के हेड सेम जगह लाई कर रहे हैं या टर्मिनल पॉइंट लाई कर रहा है, तो इस सही के वेक्टर को हम लोग कोटर्मिनस या कोटर्मिनल वेक्टर कह सकते हैं। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का वेक्टर जो है ज़ीरो वेक्टर। और ज़ीरो वेक्टर, ये ज़ीरो वेक्टर एक अलग तरीके का वेक्टर है जो कि आपको समझने में आसान है, और इसकी ज़रूरत क्यों है उसको समझने के लिए इसकी प्रॉपर्टी और इसके फिज़िकल एग्जाम्पल के बेसिस पे हम इसे समझेंगे। तो पहले से डेफिनेशन को समझें। ज़ीरो वेक्टर वो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है और इन्हें डिनोट किया जाता है ज़ीरो से और जिसके ऊपर एरो लगा हो। तो ज़ीरो वेक्टर के बारे में था कि जिनका मैग्नीट्यूड ज़ीरो आता है उन्हें ज़ीरो वेक्टर कहते हैं और इन्हें ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं जिनके ऊपर एरो लगा हो। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं। किसी भी वेक्टर के साथ हम ज़ीरो वेक्टर ऐड करेंगे तो हमें वही वेक्टर मिलेगा। कोई भी रियल नंबर हो, जैसे यहाँ लैम्डा है, तो लैम्डा का कोई रियल नंबर है और उसे ज़ीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें मिलेगा ज़ीरो वेक्टर। और ज़ीरो वेक्टर को हम लोग किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट में भी हमें ज़ीरो वेक्टर मिलता है। यहाँ पे फोर्थ वाले में हमारे पास है लैम्डा ए वेक्टर इक्वल टू न्यू लैम्डा बी। तो यहाँ पे अगर न्यू और लैम्डा कोई रियल नंबर है, दो रियल नंबर है हमारे पास, और ए और बी दो वेक्टर हैं, तो ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब हमारा ए और बी ज़ीरो वेक्टर होगा, वरना ये नंबर लैम्डा और न्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब इसके फिज़िकल एग्जांपल को देखें कि ज़ीरो वेक्टर के फिज़िकल एग्जांपल है क्या, जिससे हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। तो ज़ीरो वेक्टर के फिज़िकल एग्जांपल हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। अगर कोई बॉडी मूव करती है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसकी वेलोसिटी तो सेम है, वो चेंज तो हो नहीं रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम इंटरवल के साथ वो चेंज तो हो नहीं रही है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब बॉडी मूव कर तो नहीं रही होगी, बेशक कर रही होगी, बॉडी मूव करेगी लेकिन वेलोसिटी तो वही रह रही है।
तो इसका एक्सीलरेशन क्या आता है, इसका एक्सीलरेशन हमेशा हमेशा 0 ही आएगा। ये तो सिंपल सी बात है। तो एक्सीलरेशन एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सीलरेशन हमारा 0 आ जाएगा, तो ये एक 0 वेक्टर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे और वहीं वापस आके अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाए, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 हो जाएगा। तो यह भी एक 0 वेक्टर का एग्जांपल हो सकता है। और थर्ड इसका एग्जांपल है, अब कोई बॉडी अपनी जगह ओरिजिन पे लाई कर रही है, तो उसका पोजीशन तो चेंज हो नहीं रहा, तो उसका पोजीशन वेक्टर 0 हो जाएगा। तो ये भी एक 0 वेक्टर का एग्जांपल हो सकता है। ऐसे कई और एग्जांपल हैं 0 वेक्टर के लिए हमारे पास, लेकिन ये 3 नॉर्मली जो हम समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो थे कि 0 वेक्टर के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। मेरे ख्याल से आज का लेक्चर जो था आपको समझ आ गया होगा कि वेक्टर क्या होते हैं, उसकी ज़रूरत क्या थी, उसके कितने टाइप्स होते हैं, और 0 वेक्टर और उसकी प्रॉपर्टी और फिजिकल एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ गुड डे, एंड प्लीज़ बेल बटन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे भी पहुँचे लोगों तक। थैंक यू।